क्योंकि हम कोयलांचल से आते हैं और हम देखते हैं कि जब वो चाहे अवैध कोयले पर रिपोर्टिंग का मामला हो, ब्लॉक में व्याप्त करप्शन पर रिपोर्टिंग का मामला हो, तो कहीं ना कहीं जब रिस्की विषयों पर पत्रकार अपनी पत्रकारिता करते हैं तो उन पे भी खतरा मंडराता है। और कुछ दिनों पूर्व हमारे एक मित्र है, वो पत्रकारिता के साथ क्षेत्र से जुड़े हैं, उन पर हमला भी किया गया था, हालांकि मामूली चोटें आई थी। तो मेरा इस चूंकि मैं कोयलांचल से आता हूँ, वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उस परिस्थितियों से मैं अवगत हूँ। वहाँ काफ़ी चैलेंजिंग है पत्रकारिता करना, और आज जैसा राज्य का माहौल है, करप्शन जिस प्रकार से हावी हो रहा है, ऐसे में करप्शन के खिलाफ ही पत्रकारिता आपको करनी पड़ती है, तभी वो वास्तविक पत्रकारिता कहलाती है। तो उस लिहाज से इस राज्य में चुनौतीपूर्ण है, और विगत कुछ दिनों पूर्व जो छत्तीसगढ़ में घटना घटी थी, उसका असर कहीं ना कहीं हमारे राज्य के जो पत्रकार है उनकी मानसिकता में भी है, उस भय को यहाँ भी महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगा कि पत्रकारिता को भी संरक्षण मिलना चाहिए, तो मैंने वही आज सदन से मांग किया कि इस राज्य में प्रेस प्रोटेक्शन एक्ट लागू करना चाहिए, और साथ ही उन्हें मजिटिया जो कमेटी का स्थापना हुआ है जिस उद्देश्य के साथ, उसका उद्देश्य की पूर्ति की जानी चाहिए। जनप्रतिनिधियों के द्वारा ही तो पत्रकारों को दिया जाता है दम। नहीं, देखिए, जनप्रतिनिधि ना, हमें लगता है कि अगर ऐसा है तो कानून उन पे भी, जब प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाएगा तो उस एक्ट के दायरे में वो लोग भी आएंगे जो पत्रकारिता को डैमेज करेंगे, पत्रकारों को नुकसान पहुंचाएंगे, निसंदेह वे लोग भी इस दायरे में आएंगे। जनाब, आपने अपने जिले के लिए, गिरिडीह के लिए डैम की जो क्या डैम का क्या मामला? नहीं, आज जल संसाधन पे बातचीत हो रही थी, तो मैंने वही कहा कि पानी का संग्रहण होना चाहिए, और वह डैम छोटा हो बड़ा हो, पानी का संग्रहण करते हुए ही हम लोग इस राज्य को दूसरी फसल दे सकते हैं। देखिए, हमारा राज्य एक फसल पे अभी निर्भर करता है, उसका नाम है धान। अगर धान होता तो भी वो हमारे पेट भरने के काम आता है, लेकिन आप पंजाब हरियाणा चले जाइए तो खेती से कहीं ना कहीं बिजनेस को चुनौती दे रहे हैं, खेती से वो उद्योग को चुनौती दे रहे हैं। और हमारी खेती का स्वरूप कैसा है? बस जीने भर, खाने भर, अपना पेट भर पाए, वही हमारी खेती है। तो इसलिए अगर इरिगेशन की व्यवस्था होगी, छोटे छोटे नए डैमों का निर्माण होगा, उस पानी से अगर खेतों तक पानी पहुंचेगा तो निसंदेह हम लोग भी दूसरी तीसरी फसल को तैयार करेंगे, और उससे क्या है कि हम लोग भी कहीं ना कहीं, जो हमारे किसान है, वो उन्नति के रास्ते पे प्रशस्त हो पाएंगे। जयराम जी, भ्रष्टाचार को लेकर झारखंड से लेकर दिल्ली तक भ्रष्टाचार की बात, शराब घोटाला एक है कि छत्तीसगढ़ के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार शराब में बड़े पैमाने पर, आप कैसे देखते? देखिए, शराब तो इस राज्य की दुर्दशा का एक प्रमुख कारण रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। उस पर हमें लगता है कि हमारी राज्य की सरकार को, उस विभाग को पड़ोसी राज्यों से अध्ययन करना चाहिए, उनके जो क्रियाकलाप है, कार्य है, उनसे सीखना चाहिए। ठीक है, जवाब आ रहे हैं, खासकर पलामू में ई रिक्शा का जो मामला था, अमेरिका का मामला था, अमित महतो ने होने का जो मामला उठाया, तो सत्ता पक्ष से जो जवाब आ रहा है, क्या वास्तव में संतोषजनक है? नहीं, संतोषजनक नहीं है। ये सच्चाई है कि जो अभी टेंडर उन्हीं का मैनेज होता है, जो विभाग को मैनेज करते हैं, जो बहुत अंदर खाने से सहयोग करते हैं, उन्हीं का टेंडर मैनेज होता है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके बाद क्या होता है कि चूंकि उनका पैसा मैनेज करने में लग जाता है, उस लिहाज से तब गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो पाता है। उसी का परिणाम है कि आज जो भी सड़क की बात हो, पुल की बात हो, उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे व्यवधान उत्पन्न होते हैं। जयराम जी, आपसे संगठन से रिलेटेड एक सवाल है। जैसे कि आप कोयला बालू को लेकर आवाज उठाते हैं, आपके संगठन के लोग भी जो है उस चीजों को लेकर उसका अवैध विरोध करते हैं, और जो लोग विरोध करते हैं, दिल्ली की बात करें तो देवेंद्र नाथ में तो विरोध कर रहे थे, उसको लगातार धमकियां मिल रही है। देखिए, धमकियां मिलेंगे जब आप अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ बात करोगे, तब तो धमकियां मिलेंगी ही। और आपको सशक्त होकर कानून का सहयोग लेते हुए उनसे आवाज को भी बुलंद करना है, और अपनी सुरक्षा को भी ध्यान में रखना है।